अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। आज मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो परेशान होते हैं कि हमारा एनटीएन गलती से बन गया या पता नहीं किसने बना दिया और हम ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आए रोज़ हमारे घर या हमारे ईमेल पे एफबीआर के नोटिस आ रहे होते हैं, तो हम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, ये एनटीएन ख़त्म हो जाए। भाई हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाब, मैं हूँ मियाँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं कि आप अपना एनटीएन ख़त्म करवा सकते हैं, और इसके लिए आपने रिक्वेस्ट लिखनी है तो किस तरह की लिखनी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये वीडियो उन तक लाजमी पहुंचाइएगा जो कि किसी वजह से या मजबूरी में किसी एक टाइम के लिए फाइलर हो गए थे, अब जनाब इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो कोई चीज़ मिस नहीं कीजिएगा, इसमें सारी मैं प्रैक्टिकल पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा। तो आपने पहले चेक करना होता है कि आपका जब एनटीएन बन जाए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आरटीओ कौन सा है। जैसे उसके लिए आप एनटीएन वेरिफिकेशन में जाएं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका ज़ाहिर है यहाँ पे सीएनआईसी नंबर लिखा होगा, एनटीएन नंबर लिखा होगा, यहाँ पे ना नेम होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो ज़रूरी ये है कि ये जो आरटीओ है आपका, जैसे ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये आरटीओ है सियालकोट। तो जनाब आपकी एनटीएन की जो भी क्रॉसपॉन्डिंग आपने इसे ख़त्म कराना है, जो भी मामला है, तो आरटीओ सियालकोट ही जाना पड़ेगा। आपके एनटीएन पे अगर लाहौर लिखा हुआ है, इस्लामाबाद लिखा हुआ है, जो भी सिटी लिखा हुआ है, जो भी ऑफिस का नाम है, तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है वहाँ पे। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है और इसकी हेडिंग अल्फाज क्या होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किन किन वजूहात की बुनियाद पे अपना एनटीएन क्लोज करवा सकते हैं। तो जनाब ये रीज़न्स हैं, इससे ज़्यादा रीज़न भी हो सकती हैं, कोशिश करें जो जेन्युइन रीज़न है वो ही लिखी जाए। तो ये आम रीज़न हैं जिसकी बुनियाद पे एज़ पर लॉ, कानून के तहत, टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आप ये कह सकते हैं कि जनाब मेरा एनटीएन डिलीट कर दें। तो वो सबसे टॉप पे है डेथ। ठीक है, ये इसमें मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो चैनल पे लाजमी लिखिएगा कि जब डेथ हो जाए किसी एनटीएन होल्डर की, आपके अजीज़ व अकारब की, तो जैसे हम उसके वरासती मामला सारे देख रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके नाम पे चेक करें एनटीएन तो नहीं बना हुआ, और स्पेशली बिजनेस एनटीएन हो तो उसको लाजमी क्लोज करवाया करें, बाद में ये बहुत सारी मुश्किलात का सबब बनता है। तो आप सिंपल ये रीज़न होगी। इसके बाद है कि आपकी इनकम कि टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी 6 लाख के ऊपर इनकम पे टैक्स है, आपकी तनख्वाह भी 6 लाख से कम है, और इसके अलावा अगर आप कहीं पे मजदूरी वगैरह करते हैं तो वो भी इतनी इनकम नहीं है, या पहले थी आपकी जॉब थी तो जॉब अब ख़त्म हो गई है तो ज़ाहिर है, या तनख्वाह कम हो गई है और उस पहले आपका एनटीएन बना हुआ था, तो ये रीज़न भी ले सकते हैं कि जनाब मेरी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली आप वो पे स्लिप या सैलरी स्लिप जो भी है वो सबूत आपने लगा देना है। तो जॉब लेफ्ट है, ज़ाहिर है जॉब थी। अब अच्छा, जॉब में क्या होता है कि आप खुद भी एनटीए नहीं बनाते, आपका एम्प्लॉयर होता है वो, ज़ाहिर है उसने टैक्स रिपोर्ट करना होता है, तो वो आपकी एनटीए, आपका एनटीएन रजिस्टर्ड है या आपको फाइलर किया हुआ, तो आप लिख दें कि जनाब ये जॉब थी, इस वजह से मेरा एनटीएन बना हुआ था, तो अब जॉब मेरी ख़त्म हो गई है या मैंने छोड़ दी है, तो अब इसको ख़त्म कर दें। इसके बाद है कि एनटीएन अननोन रजिस्ट्रेशन, यानी आपको पता ही नहीं है आपकी रजिस्ट्रेशन किसने कर दी। अच्छा, इसमें मैंने बताया बड़े बड़े गरीब लोग हैं, उनका 1 या 2 मरले का किसी टाइम का या 5 मरले का प्लॉट होता है, जब वो सेल करते हैं तो हमारे, हाँ, बहुत बड़ा ये ट्रेंड है कि जनाब उसके जो टैक्स है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन या इंतकाल की फीसेस हैं वो खरीदार भरता है। अब खरीदार ज़्यादातर लैंडलॉर्ड होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके पास लॉयर भी होते हैं, पटवारी या ये रजिस्ट्रार में सारे उनके जानने वाले होते हैं, तो वो टैक्स बचाते हैं। हम क्या करते हैं जनाब, वो टैक्स भरेगा। अब जब वो टैक्स भरेगा, ठीक है, फर्ज करें आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, तो 50 लाख में प्रैक्टिकली करके चले बताता हूँ आपको होता क्या है। 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 50 लाख मैंने लिख लिया। उसके ऊपर आप बेच रहे हैं, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके कम से कम, और बेच रहे हैं तो आपके ऊपर 10% टैक्स अप्लाई होगा। आपने जिम्मेदारी और सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन सीएनएससी कॉपी, मोबाइल नंबर, ये वो सारी चीज़ें उसको दी हुई हैं, तो वो देखता है कि टैक्स भरना है, तो वो पागल है, आपको टैक्स जमा कराएगा। वो टैक्स 50 लाख पे मैं जो मिनिमम चले 10% ही लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो 10% का ये 5 लाख टैक्स बन रहा है, ठीक है।
तो 5 लाख वो टैक्स कभी भी नहीं भरेगा। वो आपको क्या करेगा, 4 या 5,000 रुपये उसका खर्चा लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आपने सारे इसको दिए हुए हैं, तो वो मैं दोबारा ले जाता हूँ 5 लाख पे वो कितना पैसा बचा लेगा, सिर्फ 3 4 या 5,000 लगा के। वो आपको फाइलर करेगा, और चलें 6% ही लगा लें लेट फाइलर वाला, ठीक है। तो ये 3 लाख, 2 लाख, इससे भी ज़्यादा वो मुख्तलिफ फार्मूले लगा के, तो वो 4-5 लाख इससे फीस बचा लेगा। तो ज़्यादातर जो आम लोग हमने देखे हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। फिर हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि उसने फलां जगह पे ये ज़मीन थी, ये जो प्लाट उसके हिस्से में विरासत में आया था, तो वो बेचा था, तो जनाब वो कचहरी में रजिस्टर्ड हो गए। तो इसलिए ज़रूरी समझदारी ये है कि आप पहले तय कर लें कि टैक्स भाई, जब ज़ाहिर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आपको पैसे तो आने ही है ना, तो आप टैक्स खुद पे करें। और अगर आप फाइलर नहीं होना चाहते, आप देखते हैं कि बाद में हमें परेशानी होगी, तो वो आप एज ए नॉन फाइलर टैक्स पे करें, और ख्याल करें कि आपको वो फाइलर ना कर दें। एक बात। दूसरी, अगर फाइलर हो भी जाते हैं उस टाइम पे, तो वो फायदा आपको हो ना, वो जो खरीदार है वो ना ले। ये लंबी बहस है, एनीवे मैंने एक ये इस टाइम पे ये आपको रीजन बता दी। आगे चलते हैं जनाब। कि गलती से भी होता है। ये आसान टैक्स ऐप बनी तो लोगों ने क्या किया कि यार ये एनटीएन बन जाएगा तो पता नहीं हमारी तनख्वाह में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी, एनटीएन बन गया, बाद में फाइलिंग नहीं की। तो इस चीज़ का भी कोशिश किया करें कि जो आपके मुतलका चीज़ है उसी की रजिस्ट्रेशन की जाए। एंड सिटीजनशिप, आप पाकिस्तानी थे, आप किसी वजह से यूके वगैरह बाहर सेटल हो गए हैं, अब यहाँ पे आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जनाब मैंने लॉ ऑफिस कह दिया सिटीजनशिप को, पाकिस्तान की शहरियत को, तो मेरा इंडियन डिलीट कर दें। इसके बाद विडो है और पैरालाइज, ये बाय द लॉ भी इनको एग्जम्पशन है, और किसी वजह से ज़ाहिर है विडो होने की सूरत में इनकम सोर्स वगैरह चीज़ें नहीं रहती, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो तलाकनामा है, या इसके अलावा और शोहर की डेथ होगी उसका सर्टिफिकेट साथ लगाएं, जो भी इसके प्रूफ हैं वो लिख दें कि अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके ये सारी टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर सकूँ, तो लिहाजा इसको डिलीट करवा सकते हैं। तो ये मजदूरी की शक्ल में भी ज़ाहिर है, इनकम सोर्स कम हो जाते हैं, ये मामला इतने ही नहीं रहते, बंदा एक्टिव हो, तो ये रीज़न जो आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगा के आप रिक्वेस्ट लिख के ख़त्म करवा सकते हैं। अच्छा, इन सारी रीज़न के साथ जो मैं अभी जाता हूँ आपको कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, या किसी भी कोर्ट कचहरी के बाहर लोग होते हैं उनके पास लिखी लिखाई इस तरह की रिक्वेस्ट ही होती हैं, घर में भी आप लिख लें। सिंपल, जो भी आपका आरटीओ है उसको ये उसका एड्रेस लिखें, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लिख दें कि मेरे जनाब, जैसे ये मैंने लिखा है कि आप मेरी जो है एनटीएन बना उसकी रजिस्ट्रेशन कर दें, और पूरा साथ टैक्स जी ऑर्डिनेंस 2001 है जिसके तहत ये सारा हमारा टैक्सेशन निज़ाम है, उसका रेफरेंस भी साथ लगाएं। बड़ा ही आसान है कि जनाब मेरा एनटीएन नंबर था, ठीक है, और ये अब मेरी जो ये मैंने जो रिक्वेस्ट लिखी है, इस पर लिखी कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। तो ये एज पर लॉ मेरी जो रजिस्ट्रेशन है इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है वो करें, और इसमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ ये वाली चीज़, आई विल विलिंग टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है जनाब, इन्फॉर्मेशन में आपने सीएनएससी की फ्रंट और बैक फ़ोटोकॉपीज़ साथ लगानी है। अपना इन्फॉर्मेशन के तौर पे मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है, ताकि अगर उनको कोई इशू हो तो आपसे रब्ता कर सकें। और ज़रूरी ये है कि आप, जैसे मैं फिर दोबारा लेके जाता हूँ आपको, ये डेट, जैसे ये साहब रजिस्टर्ड हुए थे 29 अप्रैल 2024, तो अगर आप 25 में दे रहे हैं तो 1 साल की टैक्स रिटर्न होगी, तो वो टैक्स रिटर्न उसने फाइल करनी है। अगर ये यहाँ पे डेट है 2020 की, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 20 लिखा हुआ है या 19 लिखा हुआ है, तो दरमियान में जब एनटीएन इशू हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड, और जब आप एप्लीकेशन करें, जितने साल की टैक्स रिटर्न बनती है वो आपने लाजमी जमा करानी है। भले नील फाइल करें, ज़ीरो फाइल कर लें, लेकिन इसके लिए कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। हमारे से भी आप रब्ता कर सकते हैं। एक्सपर्ट ये करेगा कि आपकी जो फाइलिंग है ना वो ट्रू करेगा। ये ना हो कि उसमें प्रॉपर्टी लिख दी जाए या इस तरह की ऐसी चीज़ें लिख दी जाए, बजाय वो आपका एनटीएन आप ख़त्म करने गए थे, उल्टा आप ऑडिट में फंस जाए। तो ये बड़े ध्यान से, अगर दरमियान में गैप है रजिस्ट्रेशन में और आप डिलीट करवा रहे हैं रिक्वेस्ट,
اس میں اگر گیپ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر گیپ ہے 3-4 سال کی ریٹرنز بنتی ہیں تو اس ریٹرنز کو اگر آپ یہ ٹیکس کے معاملات کو نہیں سمجھتے تو خود فائلنگ نہیں کرنی، کسی ایکسپرٹ کی مدد لے لینی ہے۔ اور ایکسپرٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں مانگ لے گا، 20-25 مانگ لے، اسے کہیں بھائی اس طرح غلطی سے بن گیا تھا یا کسی نے بنا دی ہے، بھائی اس طرح کی میری ریٹرن بنا دو۔ وہ بڑی ایزی سی ریٹرن ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیک ضرور ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا وہ آڈٹ ہٹ نہ کر دے۔ مثلا آپ گھر لکھتے ہیں، آپ ایسی انکم کی کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں، ہیڈ کریٹ کرتے ہیں، تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن مانگ لے گا، کیونکہ آپ کو ساری چیزیں یہ کلیئر کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد سمپل جو ہم کہتے ہیں جناب آپ کی مہربانی ہوگی، اپنا نام لکھیں، سی این آئی سی نمبر لکھیں، این ٹی این نمبر لازمی لکھیں جو آپ کے ادھر سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹ لکھتے ہیں اور ادھر سائن کریں، جمع کرا دیں۔ نارملی یہ جو ریکویسٹ جمع کرائی جاتی ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ آج کل موبائل دور ہے، وہ اس کو اسٹیمپ کرتے ہیں، ریسیپشن میں جمع کرائیں، اس کے اوپر وہ ریسیونگ کی اسٹیمپ لے گا اور اس کی پکچر لازمی لے لیں، ٹھیک ہے، پکچر لے کے رکھ لیں، یا پھر 2 کاپیاں لے جائیں، ایک وہ جمع کر لیں گے، ایک کے اوپر ریسیونگ دے دیں گے، بھلے وہ اس پہ آپ کا اینٹین ڈیلیٹ کریں نہ کریں، لیکن آپ کے پاس یہ ثبوت ضرور ہوگا کہ میں نے جناب فلاں ڈیٹ پہ اپلائی کر دیا تھا کہ میرا این ٹی این نمبر، این ٹی این رجسٹریشن ڈیلیٹ کر دیں۔ کسی بھی کمپلائنس، کسی بھی آڈٹ پہ یہ جو آپ کی کاپی ہے ریکویسٹ، یہ آپ کو کام دے گی۔ اچھا، انگلش میں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ضروری نہیں کہ انگلش میں ریکویسٹ لکھنی ہے، آپ اردو میں بھی ریکویسٹ لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آن لائن ہی ایک لکھی ہے سمپل، اسی طرح اردو میں نام لکھیں جس طرح بخدمت جناب ہم لکھتے ہیں درخواستوں میں، وہ آر ٹی او آفس لکھیں، جو بھی ہیڈنگ ہے اس کی لکھ لیں، اور یہ بڑا سمپل ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں میری آمدنی ٹیکس حد سے کم ہے، آرڈیننس کے تحت جناب میری این ٹی این رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے، اور وجہ بھی جو میں نے وجہ بتائی ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا میرا این ٹی این کس نے ڈیلیٹ بنا دیا، یا فلاں نے بنایا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا میرے جو یہ بلانگس تھے، میرے یہ رشتہ دار تھے، ان کے ڈیتھ ہو گیا، اس وجہ سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اس میں ساتھ برائے مہربانی ان کے نظام ہے، ہاں تو یہ ساتھ لکھ دیں کہ جو جو دستاویز کیا ہے، دستاویز میں وہی میں نے بتایا، اگر ٹیکس ریٹرن بن گیا تو ساتھ وہ لگا دیں کہ بھائی یہ درمیان میں ٹائم تھا، میری ایسی انکم نہیں ہے، یہ ٹیکس ریٹرن بھی میں نے جمع کروا دی ہے۔ نیچے شکریہ یا عرض جو ہم لکھتے ہیں، اپنا نام وغیرہ لکھیں اور جمع کروا دیں، سادے سے پیج پہ لکھیں۔ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ کسی اسٹامپ فروش کے پاس کسی اسٹامپ یا ایفیڈیوٹ کے اوپر جا کے آپ نے جناب ریکویسٹ لکھنی ہے، تو بجائے پریشان ہونے کے، کسی کو ادھر ادھر وہ بد دعائیں دینے کے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی حضرات تھے جو کہ غریب لوگ ہیں بیسیکلی، تو جناب وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے ان کی جو آ رہی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے آ رہے تھے 30-35 ہزار، وہ جناب ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے پتہ کرایا کہ کیوں ختم ہوئے ہیں، تو پتہ چلا جی آپ فائلر ہو چکے ہیں، آپ نے این ٹی این لیا ہوا ہے، تو آپ کی تو ابھی یہ پراپرٹی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے 1-2 مرلے یا پراپرٹی خریدی، ٹھیک ہے، یا ان کا گھر تھا، غریب تھے، انہوں نے بیچ کے اپنا کوئی اور نظام چلایا، تو اب گورنمنٹ کے ریکارڈ میں تو ان کی پراپرٹی شو ہوگی اور ساتھ فائلر بھی ہے، اور جس نے اس کی فائلر کیا ہوگا ڈیفینیٹلی ان کی انکم بھی ہو سکتا ہے بڑھا چڑھا کے بیان کی ہو، تو کچھ بھی وجہ سے جب ان کی انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ اب یہ معاملہ تو ان کا پیسوں میں۔ اب ایک طرف سے تو نظام بینظیر انکم سپورٹ والے بھی ٹھیک ہے کہ بھائی یہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، پراپرٹی بائی کر رہے ہیں یا پرچیز کر رہے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی ہو سکتا ہے ایسی نہ ہو کہ وہ 5 مرلے کا کہیں مکان تھا، اس غریب نے بیچ کے اپنے بچوں کی شادی کی ہو، اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، اور ساتھ یہ ایک ان کا جو گورنمنٹ کی طرف سپورٹ سی وہ بھی بند ہو گئی ہو، تو یہ اگر چیز بن گئی تو اس طرح کی آپ ریکویسٹ یا ریزن لگا کے جناب جمع کروائیں۔ اس کے لیے کوئی بڑا وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ درخواست لے کے بڑے ویڈیو میری 2 دفعہ دیکھ لیں، اس میں چیزیں پوائنٹ نوٹ کر کے جمع کروا لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ این ٹی این کی ڈیلیشن بھی این ٹی این کی رجسٹریشن بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔